हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th कंप्यूटर साइंस का एक हम लोग आज सैंपल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर सैंपल पेपर के जो सॉल्यूशंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इसमें मैं आपको बहुत सारे जो ऑप्शंस आने वाले हैं उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे एमसीक्यू में 4 ऑप्शंस होते हैं तो एक आपके पास आंसर, लेकिन बाकी वालों का क्या? तो इन सभी को हम लोग साथ में डिस्कस करते रहेंगे क्योंकि यहीं से हमारे खूब सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। लगभग दोस्तों जो आपका ब्लू प्रिंट होता है और साथ में मैं कहूं तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो दोस्तों ये ही क्वेश्चंस होने वाले हैं। बस थोड़ी सी वैल्यू आपकी आगे पीछे हो सकती है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहले एक सैंपल पेपर को, और इसके बाद दोस्तों मैं एक और सैंपल पेपर लेकर के आने वाला हूं क्लास 12th कंप्यूटर साइंस को लेकर के ही। तो कुल मिलाकर के 2 से 3 अगर आप सैंपल पेपर देख लेते हैं दोस्तों, इनफ है, आपके मार्क्स कंप्लीटली आप कवर कर पाएंगे। सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहां पर देख लेते हैं अपना एक जनरल इंस्ट्रक्शंस। आप जानते हैं आपका जो पेपर होने वाला है दोस्तों, वो पेपर होगा आपके 3 घंटे का। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, आपके जो मार्क्स हैं वो 70 मार्क्स हैं। आप जानते होंगे, आपने शायद प्री बोर्ड एग्जाम दे दिए होंगे, और वैसे भी हाफ ईयरली में भी सेम पैटर्न ही हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद बात करते तो दोस्तों हमारे पास आने वाले हैं क्वेश्चन पेपर में 37 क्वेश्चंस। इन 37 क्वेश्चंस को रीड करने के लिए आपको मिलते हैं पूरे 20 मिनट। 20 मिनट में आप अपने सारे के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देख सकते हैं और अपने माइंड में कहीं ना कहीं ये डिस्कस कर सकते हैं अपने आप में कि ये पेपर का लेवल कुछ कैसा है। अगर पेपर का लेवल आपको इजी लग रहा है तो भी चलेगा, और टफ लग रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। दोस्तों मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आपको ये टफ पेपर भी बहुत इजी लगने वाला है। सबसे पहले तो दोस्तों हम लोग यहां पर डिस्कस कर लेते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस, फिर आगे हम बात करते हैं। अब ये जो 37 क्वेश्चंस है दोस्तों, ये हमारे डिवाइड हो जाएंगे 5 अलग-अलग सेक्शंस में, जैसे कि ए, बी, सी, डी और ई में। ए सेक्शन में अपने पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं एक-एक नंबर के, जो कि हैं 21 क्वेश्चंस। मोस्टली आपके पास एमसीक्यू होते हैं, कुछ असर्शंस और रीजन के भी आपके पास होते हैं। एक आध क्वेश्चन कोई फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का भी आपसे पूछा जा सकता है। मतलब एक-एक नंबर के क्वेश्चंस हैं 21। उसके बाद सेक्शन बी में दोस्तों आपके पास 7 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि आपके पास होते हैं 2 मार्क्स के। बहुत छोटे-छोटे से क्वेश्चंस हैं। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, यहां पर आपको ऑप्शंस खूब सारे मिलते हैं। इसके बाद सेक्शन 3 में जब जाएंगे तो 3 क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों, और ये आपके पास है 3 नंबर के, यानी कि आपके पास यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे। सबसे बड़ी बात दोस्तों अगर हम देखें तो हमारे पास यहां आती है केस स्टडी। ये वाले जो क्वेश्चंस है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस होते हैं। बहुत आसानी से आप इनको जो है वो यूज कर पाएंगे, इनको आप करेक्ट कर पाएंगे। इसके बाद आता है दोस्तों आपके पास में 2 क्वेश्चंस आपके पास होंगे जो 5-5 नंबर के होने वाले हैं। बाकी तो हम लोग जानते ही हैं कि हमारे लिए जो प्रोग्रामिंग यूज की जा रही है वो पाइथन है, तो इसलिए हम पाइथन लैंग्वेज को ध्यान में रखते हुए अपना कोड लिखने वाले हैं। और साथ साथ में हमको ये कहा जाता है कि जो हम एमसीक्यू लिख रहे हैं, जैसे आपके पास सपोज क्वेश्चन नंबर ए का आंसर आपके पास बी हो रहा है, तो आप खाली बी नहीं लिखें, उससे रिलेटेड सामने पूरा का पूरा आंसर लिखें। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ। तो दोस्तों हमारा स्टार्ट करने वाले हम लोग सेक्शन ए। सेक्शन ए में दोस्तों कुल मिलाकर के 21 क्वेश्चंस आपके पास आने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आता है जिसमें ट्रू और फॉल्स आपसे पूछा जाता है। इसमें हमको कहा गया है कि पाइथन का जो इंटरप्रेटर होता है वो हैंडल्स लॉजिकल एरर, ठीक है, लॉजिकल एरर ड्यूरिंग कोड एग्जीक्यूशन। जब आप अपने कोड को चलाएंगे और अगर आपके कोड में कोई लॉजिकल एरर है तो उस टाइम पर क्या होगा? बोल रहा है द पाइथन इंटरप्रेटर हैंडल्स लॉजिकल एरर। क्या लॉजिकल एरर को पाइथन का इंटरप्रेटर हैंडल कर सकता है जब आपका कोड एग्जीक्यूट होता है? तो ये बोल रहा है कर सकता है। द पाइथन इंटरप्रेटर हैंडल्स लॉजिकल एरर ड्यूरिंग कोड एग्जीक्यूशन। अब ये होता क्या है? अब देखिए, जैसे मैं मान के चलता हूं कि मुझे ना 2 नंबर जोड़ने हैं, ठीक है, सम करना है। तो मैं अगर सम ऐसे करता हूं, मान लेता हूं कि a की वैल्यू है 5, ठीक है, b की वैल्यू है 7 और c की वैल्यू में मुझे ऐड करना था a प्लस b, लेकिन गलती से दोस्तों मैंने a माइनस b कर दिया है। और मैं यहां पर अगर प्रिंट करता हूं दोस्तों c की वैल्यू को, तो c की वैल्यू का रिजल्ट क्या आएगा? मान लो 5 माइनस 2 इसका जो रिजल्ट है वो आने वाला है, लेकिन मैं चाहता क्या था? 5
यहाँ पर प्लस जो भी आपके पास में 7 है। तो कहने का मतलब मैं चाह तो ये रहा था, लेकिन मैंने यहाँ पर लॉजिक कुछ गलत लिख दिया। जैसे अगर हम देखें तो हमारे पास परसेंटेज का एक लॉजिक होता है, ठीक है? जैसे कि मैं मान के चल सकता हूँ कि मेरे पास नंबर आया है 500 में से। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं 497 डिवाइड बाय 500 मल्टीप्लाई 100, इस तरीके से लिखा। लेकिन गलती से अगर दोस्तों इस लॉजिक को मैं थोड़ा सा आगे पीछे कर देता हूं तो रिजल्ट मेरा गलत आएगा। एरर तो नहीं है, लेकिन लॉजिकल एरर है। लॉजिक आपने गलत लिखा है, जिससे कि रिजल्ट आपका गलत आ रहा है। आना चाहिए था सपोज 1000 रुपीज, लेकिन वो आ रहा है वहां पर सपोज 7000 रुपीज। कहने का मतलब है रिजल्ट गलत आ रहा है, क्योंकि आपने क्या गलत लिखा है, उसका लॉजिक गलत लिखा है। तो अगर लॉजिकल एरर आपके पास आती तो पाइथन का इंटरप्रेटर उसको हैंडल नहीं कर सकता। तो इसलिए इसका रिजल्ट क्या है, आपके पास आ रहा है फॉल्स। ये बोला जा रहा है कि पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो लॉजिकल एरर को हैंडल नहीं कर सकता है। यहां मैं ये कहना चाह रहा हूं। सेकेंड क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास, आइडेंटिफाई द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ठीक है, तो आपके पास एक कोड लिखा गया है। वो कोड है, यहां पर लिखा है पाइथन प्रोग्राम। ठीक है, एक टेक्स्ट नाम की वेरिएबल में हमने एक स्ट्रिंग ली है, उसमें लिखा है पाइथन प्रोग्राम। फिर हम लिखते हैं टेक्स्ट इक्वल्स टू टेक्स्ट डॉट रिप्लेस। जहां पर पी वाई लिखा होगा वहां पर हम एक हैश लगा देंगे। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो दोस्तों पाइथन प्रोग्राम में पी वाई की जगह मैंने क्या लिख दिया, हैश, और उसके बाद आपके पास पूरा का पूरा लिखा होगा जैसे कि पाइथन प्रोग्राम। तो इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, अगर आप टेक्स्ट को प्रिंट करेंगे तो दोस्तों आएगा हैश, और पी वाई की जगह हैश आ गया, बाकी यूं का यूं आपके पास आ गया। तो इसमें लिखा गया है क्या डबल हैश आएगा, नहीं। फिर उसके बाद यहां पर भी बोला गया है, क्योंकि वो पाइथन के बाद फिर पी आ रहा है तो उसको लग रहा होगा शायद यूजर, ये स्टूडेंट ऐसा समझ ले या इसको ऐसे कुछ उल्टा पुल्टा करने की कोशिश की गई है। तो ऐसा नहीं है। रिजल्ट क्या आने वाला है, आपके पास में पी वाई की जगह केवल हैश लगा हुआ आएगा। ये समझ में आ गया होगा। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, जो आपके पास ये एक्सप्रेशन है चारों, अगर हम इसको इवेल्युएट करें तो रिजल्ट हमारा आना चाहिए फॉल्स। ऐसा कौन सा है जिसका रिजल्ट हमारा फॉल्स आने वाला है। रिजल्ट जो है हमको चाहिए फॉल्स, तो ये आंसर है। लेकिन पहले अपन डिस्कस करते हैं क्यों आ रहा है। देखिए नॉट ट्रू, अगर मैं कहता हूं ट्रू, ट्रू का मतलब क्या है, ट्रू, ठीक है, लेकिन मैंने उसको क्या कन्वर्ट कर दिया, नॉट। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा आपके पास में, वो बन जाएगा फॉल्स। और दूसरा हमने एंड करके लिखा है फॉल्स। आप ये अच्छे से जानते हैं दोस्तों, एक टेबल होती है एंड की और एक टेबल होती है और की। अगर हम एंड की टेबल की बात करें, जैसे मानता हूं ये एंड की टेबल है, तो इसमें क्या होता है, हम अच्छे से जानते होंगे कि जो आपके पास ट्रू और ट्रू है तभी रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो पहले आपके पास फॉल्स, दूसरी ट्रू है तो भी रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। अगर पहली ट्रू है दूसरी फॉल्स है तो भी रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, फॉल्स। और इसी तरीके से अगर आपके पास दोनों की दोनों फॉल्स है तो भी रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। तो इस केस में हमारे पास क्या हो रहा है दोस्तों, यहां लिखा है नॉट ट्रू। नॉट ट्रू का मतलब क्या होता है, फॉल्स। फॉल्स एक तो ये और दूसरा ये, दोनों फॉल्स अगर आपके पास हैं तो रिजल्ट क्या आ रहा है आपके पास, फॉल्स। इसी टाइप से अगर हम इसको देखें, इसको, तो ये कह रहा है ट्रू। ट्रू का मतलब हो गया फाइनली ये ट्रू है। एंड नॉट फॉल्स, नॉट फॉल्स भी अपने आप में क्या बन जाएगा, ट्रू। मतलब मैं कह रहा हूं ट्रू पहला, और दूसरा क्या बोल रहा हूं मैं यहां पर, नॉट फॉल्स भी अपने आप में ट्रू बन जाएगा। तो दोस्तों ट्रू और ट्रू क्या बनता है, ट्रू बनता है। इसलिए ये आपके पास नहीं हो सकता। अगर हम इसको देखिए फॉल्स एंड ट्रू, लेकिन ये किस में लिखा है, फिर से नॉट में, तो ये भी क्या बन रहा है आपका, ट्रू एंड ट्रू। तो ये ट्रू एंड ट्रू का रिजल्ट क्या आने वाला है आपके पास, ट्रू। मतलब ये और ये लगभग एक ही है। जबकि इसको देखेंगे तो लिखा है ट्रू और फॉल्स। तो एक और की टेबल भी आपके पास होती है। और की टेबल में क्या होता है, दोनों में से अगर कोई भी अगर आपका एक ट्रू हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से पहला ट्रू दूसरा ट्रू तो भी रिजल्ट ट्रू, पहला फॉल्स है लेकिन दूसरा ट्रू है तो भी रिजल्ट ट्रू, ये ट्रू है ये फॉल्स है तो भी रिजल्ट ट्रू। अगर दोनों के दोनों फॉल्स होंगे तो ही रिजल्ट क्या होगा आपके पास, फॉल्स होने वाला है। तो यहां पर अगर हम देखें तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो इसके बेसिस पर सही आएगा, क्योंकि ये भी आपका फॉल्स बन रहा है और ये भी फॉल्स बन रहा है। और अकॉर्डिंग टू टेबल हमारे को क्या चाहिए, फाइनल रिजल्ट चाहिए, जो क्या होगा, फॉल्स होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इवैल्यूएट्स टू फॉल्स।
ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं ये हमारे क्लास 11th में भी दोस्तों हमने पढ़ रखा होता है। बेसिकली ऑपरेटर्स आपके पास है, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत बेसिक्स आपके पास होते हैं। इसके बाद है दोस्तों आपके पास, आपको क्या करना है, स्प्लिट करना है n से, ठीक है। तो यहां लिखा है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द एक्सप्रेशन। इसमें कंट्री में लिखा है हमने इंटरनेशनल, और फिर हम प्रिंट कर रहे हैं कंट्री नाम की वेरिएबल डॉट स्प्लिट ऑफ n। जहां n आ रहा है वहां से हमको स्प्लिट करना है। तो देखिए i और n, तो एक तो हमको क्या मिल गया, i मिल गया। उसके बाद हमको क्या चाहिए, टी ई आर, क्योंकि वो n से स्प्लिट हो गया। टी ई आर के बाद फिर n आ रहा है, और उसके बाद हमको क्या चाहिए, ए टी आई ओ, फिर n आ गया, और फिर चाहिए हमको ए एल। तो कुल मिलाकर के हमारे पास ये 4 अलग अलग वर्ड्स यहां से बन करके आएंगे। अब ये जो स्प्लिट फंक्शन है दोस्तों, वो आपको रिटर्न करता है एक लिस्ट, और उस लिस्ट में आपको ये वैल्यू रिटर्न करता है। तो पहले और दूसरे में कोई खास फर्क नहीं है, बस ब्रैकेट का फर्क है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो स्मॉल ब्रैकेट से, जबकि इस वाले में आप एक लिस्ट के लिए स्क्वायर ब्रैकेट को देख रहे हैं। तो वैसे आंसर आपका यही है। और यहां पर आई एन टी आर एन रेशियो या ऐसा कुछ नहीं है, और एरर भी ये नहीं है। तो कुल मिलाकर के हमारा आंसर बन रहा है यहां पर बी। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 4 किस टाइप का है। इसी टाइप के क्वेश्चन दोस्तों आपके बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निप्टेड। अब यहां पर क्या है, एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें एक वेरिएबल्स मैसेज में लिखा है वर्ड पीस, जो भी लिखा हो एक्स वाई जेड, लेकिन हम यहां पर क्या करना चाह रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन आ रहा है स्लाइसेस को लेकर के। जो मैसेज नाम की वेरिएबल है वो -2 से लेकर के लास्ट तक जाएगा, और -2 के स्टेप से। आप जानते होंगे जब हम स्लाइस की बात करते हैं तो स्लाइस में क्या होता है, जैसे मैं मान लेता हूं कोई एक वर्ड लिख देता हूं, ठीक है। ऐसे कोई भी एक वर्ड अगर मैं लिख देता हूं, जैसे मैं लिख देता हूं सी ओ एम, कंप्यूटर लिख रहा हूं COMPUTE और आर। तो आप जानते होंगे कि ये जो हमने स्ट्रिंग लिखी है, या आप कोई भी लिस्ट बनाते हैं, आप टपल बनाते हैं, तो उसके जो इंडेक्सेस है वो दो टाइप के होते हैं। एक जिसको हम बोलते हैं 0 से शुरू होता है, जो कि 0 1 2 इस तरीके से चलेगा, और एक होता है जो सबसे लास्ट वाला, उसको हम कहते हैं -1, उससे पहले -2 -3 -4 -5, इस तरीके से ये इस तरफ चलता है। तो एक होता है दोस्तों आपके पास फॉरवर्ड, और एक होता है बैकवर्ड इंडेक्स। ठीक है, दो टाइप के इंडेक्स होते हैं। अब जब आप स्लाइस बनाते हैं, जब आप रेंज यूज करते हैं, तो वहां पर हम दोस्तों ये बताते हैं कि हमको कहां से कहां तक चाहिए। सबसे पहले आप बताते हैं स्टार्टिंग की वैल्यू कहां से शुरू करना है, फिर आप यहां पर कॉलन को बता करके, स्टार्ट के बाद कॉलन, और कॉलन के बाद आप बताते हैं कहां पर स्टॉप करना है, और उसके बाद आप बताते हैं स्टेप। जैसे अगर मैं यहां पर लिखता हूं दोस्तों कि मुझे 2 से शुरू करना है और मुझे 6 तक जाना है, और उसके स्टेप होंगे 1, इसका मतलब है ये रिजल्ट देगा 2 की, 3 की, 4 और 5 इंडेक्सेस पे जो भी वैल्यू पड़ी है 6 पे जाके रुक जाएगा। तो ये आपको देगा यहां पर जैसे 2 3 4 5 6 ऐसे मैं लिख रहा हूं, तो ये 2 से 5 तक यानी कि MPUT ये आपको रिटर्न करने वाला है। तो इसका मतलब है कि ये शुरुआत कहां से हो रहा है, ये एंड कहां पे हो रहा है, और इसके स्टेप्स 1। अगर बाय द वे मैं यहां 1 की जगह 2 लिख देता हूं, इसका मतलब है ये देगा, फिर एक छोड़ करके ये देगा, ठीक है, तो M और U देगा। अगर मैं इसको सपोज इस तरीके से चलता हूं, एक से लेकर के लास्ट तक जाना है मुझे, तो लास्ट के लिए आपको फिर बताने की बीच में लिखने की जरूरत नहीं है, छोड़ सकते हैं, कॉलन लगा करके आप लिख सकते हैं 2। इस 2 का मतलब है कि मुझे यहां से एक से लेके लास्ट तक जाना है, लेकिन एक एक का गैप छोड़ के जाना है। तो दोस्तों ये आपको क्या देने वाला है, सी देगा, ओ नहीं देगा, एम देगा, पी नहीं देगा, यू देगा, टी नहीं देगा, ई देगा, आर नहीं देगा, यानी कि ये देगा, ये देगा, ये देगा और ये देगा, इस तरीके से। अगर मैं इसको उल्टा चलाता हूं, उल्टा चलाने का मतलब क्या हो गया, जैसे कि मैं ऐसे लिखना चाह रहा था कि -1 से शुरू करना है, और मैं उल्टा ऐसे चल रहा हूं, और ये नहीं बताता हूं कहां पे रुकना है, तो वो दोस्तों सबसे लास्ट तक आएगा, और फिर मैं उसमें लिखता हूं कि जो स्टेप है वो मुझे क्या चाहिए, तो मैंने लिखा -2। इससे क्या करेगा दोस्तों, ये आपको देगा पहले आर, उसके बाद एक छोड़ के देगा टी, उसके बाद एक छोड़ के देगा पी, उसके बाद एक छोड़ के देगा ओ, इस तरीके से वो सारी के सारे स्ट्रिंग आपको देने वाला है।
अब यही का यही हम यहां पर देख रहे हैं। हम शुरू कहां से करें दोस्तों, -1 से नहीं करके -2 पे। अब बस ये हमारी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। अब हम चाहते हैं -2 से, ये तो हो गया -1, तो यहां से शुरू करेंगे। ये है -2, कहां से, सी से। तो देखिए ये आपको क्या दे रहा है, पहले देगा सी, फिर एक छोड़ के देगा ई, फिर एक छोड़ के देगा आपको स्पेस, क्योंकि वर्ड और पीस के बीच में स्पेस है। फिर आपको देगा एल, फिर एक छोड़ के देगा ओ। इस तरीके से, फिर डब्ल्यू तो देगा नहीं। तो ये आपको उल्टा प्रिंट कर रहा है। क्या दे रहा है दोस्तों, सी, फिर ई, फिर स्पेस, फिर एल और फिर ओ। इस तरीके से ये आपको आपके 5 कैरेक्टर निकाल करके दे रहा है। ठीक है, ये समझ में आ जाएगा। स्लाइसेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एग्जाम में। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ठीक है, क्या रिजल्ट आने वाला है। एक है टपल, जिसके अंदर हमने लिखा है 1 2 3। तो मैं इस तरीके से एक टपल बना रहा हूं जिसमें लिखा है 1 2 और 3। ठीक है, इसका नाम क्या है, सपोज टपल 1। फिर एक टपल 2 है। टपल 2 में हमने बोल दिया हमारी जो टपल 1 है वही चाहिए, 1 2 और 3। अब देखिए हमने क्या कर दिया, टपल 1 जो है प्लस इक्वल्स टू 4, ये हम उसके अंदर ऐड कर रहे हैं। तो हम अच्छे से जानते हैं कि टपल में तो हम ऐड कर ही नहीं सकते, टपल तो हमारे पास इम्यूटेबल टाइप का डेटा होता है। तो इस केस में अगर हम बाय द वे ऐसा लिखते हैं तो इसका मतलब है T1 इक्वल्स टू T1, और इसके साथ हम लोग जो है एक ऐड कर रहे हैं 4। इस तरीके से हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, T1 की जो वैल्यू है, अब हमने एक नया टपल 1 बनाया और पुराने टपल 1 का डेटा भी डाल दिया, साथ में इसके पीछे 4 ऐड कर दिया। इस केस में क्या होगा दोस्तों, इसमें ऐड नहीं हो रहा है, एक नया T1 बन रहा है और उस T1 के अंदर हमारा 1 2 3 और 4 बन रहा है। यानी कि ये T1 जहां पॉइंट कर रहा था वो हमने छोड़ दिया और यहां आपके पास बन गया T1। ठीक है, अब हम कहते हैं बताएं कि टपल 1 इक्वल्स टू टपल 2 है क्या। तो दोस्तों देखिए, अब हमारे दिमाग में अलग अलग टाइप के ऑप्शंस आ सकते हैं। पहला हमको लग रहा है चेंज तो हो नहीं सकता, नहीं हो सकता, तो टपल 1 और टपल 2 तो सेम है, हो सकता है हम इसका आंसर दे दें ट्रू। हो सकता है आपके दिमाग में ये भी आ जाए कि चेंज तो हो रहा है, अगर हो रहा है तो टपल 1 और टपल 2 जैसे 1 2 3 और 1 2 3 4 क्या इक्वल है क्या, नहीं, तो आप आंसर दे देंगे ये। हो सकता है आपके दिमाग में ये आ जाए कि ये तो हो नहीं सकता, हम कर रहे हैं, तो यहां तो एरर बन रही है। तो आपके दिमाग में दोस्तों 3 ऑप्शंस आ सकते हैं। मैं आपको इस बात को बहुत अच्छे से बता चुका हूं कि यहां पर क्या हो रहा है, इस T1 को छोड़ के हमने एक नया T1 बनाया और उसमें हमने 4 को ऐड किया, तो ये पॉसिबल है। इसलिए यहां पर जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है कि भाई ये दोनों इक्वल तो नहीं है। इक्वल्स टू का मतलब जानते होंगे आप, कंपैरिजन कर रहे हैं। ये इस इक्वल्स टू का मतलब होता है असाइन करना। इस इक्वल्स टू का मतलब होता है ये और ये दोनों क्या बराबर हैं। ठीक है, हमारे पास एक ऑपरेटर होता है जिसमें हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, ये आपके पास है सिंपल सा, एक तो होता है असाइनमेंट ऑपरेटर और दूसरा आपके पास क्या होता है, यहाँ हम लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं, इक्वलिटी। तो ये हमारे पास जो है इस टाइप का एक ऑपरेटर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम लोग। हम लिख रहे हैं कि हमारे पास एक डिक्शनरी बनी हुई है जिसका नाम है माय डिक्ट, और इसमें हमने एप्पल 10 लिखा है, बनाना 20 लिखा है, ऑरेंज 30 लिखा है। बहुत सही है, बिल्कुल आपकी ये डिक्शनरी बन सकती है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन ये बोल रहा है कि अगर आप इस डिक्शनरी को बनाते हैं और इस डिक्शनरी के अंदर अगर आप इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो आपके लिए यहां पर एक एक्सेप्शन क्रिएट करके देगा, एक टाइप की आपको एक एरर दे सकता है, वो कौन सा आपका स्टेटमेंट है। तो ये जो फंक्शन है डॉट गेट, वो ऑरेंज, तो ये क्या करेगा, अगर आप इसको चला रहे हैं तो ये आपको 30 वैल्यू निकाल करके देगा, हालांकि प्रिंट नहीं करेगा, बट ये आपको वैल्यू जो है वो दे देगा 30 इस तरीके से। लेकिन प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि हमने प्रिंट स्टेटमेंट यूज नहीं किया है। ठीक है, लेकिन अगर आपको इसको चला रहे हैं कहां पर, जैसे दो टाइप के मोड होते हैं, इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड। अगर आप इंटरेक्टिव मोड पे चला रहे हैं तो 30 भी डिस्प्ले हो जाएगा। और अगर आप लिखते हैं दोस्तों यहाँ पर प्रिंट माय डिक्शनरी के एप्पल कॉमा बनाना, तो दोस्तों याद रखिएगा कि ये आपका एक आर्ग्यूमेंट ही लेता है। हमने इसमें क्या कर रखे हैं, दो आर्ग्यूमेंट्स पास कर दिए, एक तो एप्पल भी कर रहे हैं और एक हम यहाँ पर बनाना भी
कर रहे हैं। तो या तो आप एप्पल करें जिससे कि 10 मिलेगा, या आप बनाना लिखें जिससे कि 20 मिल जाएगा। तो यहाँ आपने दोनों लिख दिए हैं, इसलिए ये आपके पास गलत है। अगर आप यहाँ लिखते हैं माई एडिक्ट ऑफ एप्पल इक्वल्स टू 20, तो इस 10 की जगह 20 हो जाएगा, एरर तो आएगी नहीं। और अगर आप लिख रहे हैं प्रिंट के अंदर str ऑफ माई एडिक्ट, तो आपकी डिक्शनरी को वो स्ट्रिंग में बदल करके दिखा रहा है। तो दोस्तों ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये नहीं हो सकता है। तो इसने पूछा है कि बताओ वो कौन सा स्टेटमेंट है इन चारों में से जिसकी वजह से हमारे पास में कोई एक्सेप्शन रेज हो सकती है। वो है हमारे पास बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, अब हमारे पास यहां पर क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर जो 8 आपके पास है, इसमें अगर हम देखें तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट डज द लिस्ट डॉट रिमूव फंक्शन है। आपने देखा होगा लिस्ट के ऊपर आप कुछ फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि एक लिस्ट में एलिमेंट ऐड करना है, लास्ट में करना है तो आप वहां पर अपेंड लगाते हैं, लास्ट में एक से ज्यादा करने हैं तो आप एक्सटेंड लगाते हैं, बीच में करना है तो इंसर्ट लगाते हैं, पूरी को खाली करना है तो दोस्तों आप क्लियर यूज कर सकते हैं, एक एलिमेंट को आप डिलीट करना चाहते हैं लास्ट वाले को तो दोस्तों आप पॉप लगा सकते हैं, एक पर्टिकुलर एलिमेंट को रिमूव करना चाहते हैं तो आप रिमूव लगा सकते हैं, लिस्ट को सॉर्ट करना है, सॉर्टेड करना है, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस आपने लिस्ट पे पढ़ रखे हैं। तो दोस्तों यहां पर पूछा जा रहा है लिस्ट डॉट रिमूव ऑफ एक्स। जो हमारी लिस्ट है, मैं मान के चलता हूं मेरे पास एक लिस्ट है जिसके अंदर लिखा होगा सी डी एक्स 9 5 ऐसे कोई वैल्यू है। हमने लिखा है रिमूव ऑफ एक्स, इसका मतलब है जहां पर सबसे पहले एक्स आ जाए, हो सकता है बाद में भी कहीं एक्स लिखा हो, लेकिन मैंने कहा है जो सबसे पहले मेरे पास यहां पर एक्स आएगा उसको मुझे यहां से डिलीट करना है, हटाना है, इस लिस्ट में से रिमूव करना है मुझे। तो इसके लिए मैं फंक्शन यूज करता हूं लिस्ट डॉट रिमूव ऑफ एक्स, ये मैंने वैल्यू बताई है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है इनमें से कौन सा सही है, तो मैंने बोला है रिमूव द एलिमेंट एट इंडेक्स x फ्रॉम द लिस्ट। तो x नाम की अगर इंडेक्स होती है, अब इंडेक्स तो आप जानते हैं 0 1 2 3 4 5 6 ऐसी होती है लिस्ट के अंदर, या तो -1 -2 वाली होगी, तो ये तो बैठेगा ही नहीं क्योंकि इंडेक्स तो होता ही नहीं है x हमारे पास। इसी टाइप से खैर आंसर यही है, रिमूव द फर्स्ट अकरेंस ऑफ वैल्यू x फ्रॉम द लिस्ट। हमारे पास जो सबसे पहले x है उस एलिमेंट को हम यहां से हटा देंगे, इस तरीके से ये होगा। ठीक है, उसके बाद बोला था रिमूव ऑल अकरेंस ऑफ वैल्यूज एक्स, ये भी हटा दे, ये भी हटा दे, ये भी हटा दे, नहीं, सबसे पहले वाला हटाता है। उसके बाद है रिमूव द लास्ट अकरेंस ऑफ वैल्यू एक्स, नहीं नहीं, ये सबसे पहले वाला हटाता है, फर्स्ट अकरेंस को हटाता है रिमूव फंक्शन। तो रिमूव फंक्शन का यूज आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके एग्जाम में, तो एक बार आप अच्छे से देखिएगा। हालांकि मैंने आईपी वाले जो, अगर आपने आईपी का सिलेबस थोड़ा बहुत भी देखा है जो मैंने पढ़ाया है, तो वहां आपको बहुत कुछ आइडिया मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि दोस्तों बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए लेकर के आने वाला हूं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड भी एक कंप्लीट प्लेलिस्ट, जिसमें हम चैप्टर 1 से लेकर के लास्ट चैप्टर तक के हर एक टॉपिक को थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे। ऐसा अभी फिलहाल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो आई होप दोस्तों 2 से 3 दिन बाद ही हम लोग ये शुरू करने वाले हैं। ओके, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि अगर आपके पास एक टेबल है, ठीक है, इफ अ टेबल विच हैज वन प्राइमरी की, एक टेबल में हमारे पास एक वन प्राइमरी की है एंड टू अल्टरनेट की है। अल्टरनेट की मतलब वो की जो कि प्राइमरी की बन सकती है। तो देखिए हमारे पास कैंडिडेट की इसके अंदर कितनी है। कैंडिडेट की का मतलब होता है हमारे पास, जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं दोस्तों रोल नंबर, यहां लिख देता हूं मैं आधार, ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं फोन नंबर, इसी टाइप से यहां लिख देता हूं मैं नेम, ठीक है, ऐसे मैं लिख देता हूं सपोज सिटी। अब इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास जो डेटा है दोस्तों, रोल नंबर 1 है, उसका आधार कार्ड अलग होगा, उसका फोन नंबर अलग, नेम अलग, सिटी, ठीक है। इसी टाइप से जो हमारे पास रोल नंबर 2 होगा, उसका आधार नंबर अलग होगा, उसका फोन नंबर अलग होगा, ऐसा मान के चल रहे हैं। और नाम हो सकता है कॉमन हो जाए, सिटी हो सकता है कॉमन हो जाए। तो देखिए ये वाला जो फील्ड है ये भी हमारा प्राइमरी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। तो ये तीनों हमारे पास क्या है, कैंडिडेट की है। कैंडिडेट की मतलब वो की जो कि हमारे लिए एक प्राइमरी की बनने के लायक है, योग्य है, उनमें कैपेबिलिटी है कि वो प्राइमरी बन सकती है। अब हम इन 3 कैंडिडेट की में से किसी एक को बना देते हैं सपोज प्राइमरी की,
ठीक है, ये तीनों क्या है हमारे पास, ये तीनों के तीनों है प्राइमरी बनने के लायक, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कैंडिडेट की है ये। ठीक है, हम इसको बना सकते हैं इन तीनों में से किसी को भी, लेकिन हमने किसी एक को ही बनाया है यहाँ पर अपनी प्राइमरी की। तो प्राइमरी की एक बन गई हमारे पास, दो आपके पास बच गई जो बन सकती थी, तो जो नहीं बनी है उसको हम बोलते हैं यहाँ पर दोस्तों वो है हमारे पास अल्टरनेट की। तो ये भी अल्टरनेट की है, ये भी अल्टरनेट की है, इसकी जगह ये भी बन सकती है, इसकी जगह ये भी बन सकती है, और तीनों में कैपेबिलिटी, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कैंडिडेट की। तो हमारे पास यहाँ पर एक तो है दोस्तों प्राइमरी की और दो हमारे पास है अल्टरनेट की। कुल मिलाकर के ये तीनों है जो प्राइमरी बन सकती है, इसलिए इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, कैंडिडेट की। तो बोला जा रहा है बताओ इस टेबल के अंदर कितनी आपके पास कैंडिडेट की है, 2 प्लस 1 कितना होता है दोस्तों, 3। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। वो बोला जा रहा है राइट द मिसिंग स्टेटमेंट टू कंप्लीट द फॉलोइंग कोड। एक कोड है, इसमें इन्होंने यहां कुछ छोड़ दिया है। तो बोला जा रहा है बताओ इसमें यह क्या लिखा आना चाहिए था, जिससे कि यहां अभी देखते हैं हम लोग क्या है, ये बोला क्या जा रहा है, बोल रहा है फाइल इक्वल्स टू ओपन एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी। मैं मान के चलता हूं मेरे पास यहां पर एक फाइल है और इसका नाम है एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी, एक फाइल है और इसके अंदर दोस्तों बहुत सारे कैरेक्टर लिखे हुए हैं, मतलब मान के चलता हूं कि 5-7 पैराग्राफ का कंटेंट लिखा हुआ है। अब मुझे क्या करना है, डेटा इक्वल्स टू फाइल डॉट रीड ऑफ 100। यहां हमने 100 कैरेक्टर को रीड किया, सपोज 100 कैरेक्टर को रीड करते हुए हम इस पॉइंट पर आ चुके हैं। अब मैं क्या कह रहा हूं दोस्तों, मुझे मूव द फाइल पॉइंटर टू द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। मेरा कर्सर अभी यहां पर है, मैं चाहता हूं इसकी जगह ये वापस मेरा फाइल की शुरुआत में, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द फाइल पहुंच जाए। तो उसके लिए मुझे यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, और उसके बाद मैं वापस से जाकर के 50 कैरेक्टर या 50 कैरेक्टर रीड करने वाला हूं। खैर, मुझे यहाँ पर बस पूछा क्या गया है कि जो मेरा फाइल पॉइंटर है उसको बिगिनिंग में भेजने के लिए आपको क्या लिखना पड़ता है। तो दोस्तों आप लिख सकते हैं, क्योंकि फाइल नाम है आपके पास यहाँ पर इस फाइल को हैंडल करने के लिए इसके ऑब्जेक्ट का, तो मैं लिख रहा हूं फाइल डॉट सीक ऑफ 0। सबसे बेस्ट आंसर आपके पास यहाँ पर यही है, फाइल डॉट सीक ऑफ 0, यानी कि आप बिल्कुल इनिशियल लेवल पे फाइल शुरुआत करने के फर्स्ट लाइन फर्स्ट कैरेक्टर पे पहुंच जाएंगे। या नहीं तो दोस्तों आप ये भी लिख सकते हैं फाइल डॉट सीक ऑफ 0,0। इट मींस वही बात है कि पहली रो और पहला कॉलम सबसे ऊपर। अब 0,0 का मतलब होता है जो इंडेक्स है आपका वो हमेशा 0 से ही शुरू होता है, तो सबसे स्टार्टिंग में आकर के आपका कर्सर चला जाएगा। आप ये भी लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं, लेकिन आपकी बुक के अकॉर्डिंग दोस्तों आप ये लिखिएगा फाइल डॉट सीक ऑफ 0। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। बताएं इसमें से ये ट्रू है या फॉल्स है। यहां हम बात कर रहे हैं फाइनली ब्लॉक को लेकर के। फाइनली ब्लॉक जो है वो हम लोग देखते हैं एक्सेप्शन में, जिसको हम ट्राई ब्लॉक के साथ या ट्राई ब्लॉक के बाद वाले कंटेंट को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। अगर स्टेटमेंट आपका ट्राई ब्लॉक में जाता है, ट्राई ब्लॉक के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं, तो भी दोस्तों फाइनली ब्लॉक में लिखे हुए कंटेंट आपका एग्जीक्यूट होगा, और ट्राई ब्लॉक में नहीं जाता है मतलब आपके पास में, तो भी आपका फाइनली ब्लॉक तो एग्जीक्यूट होगा। ये बोला जा रहा है द फाइनली ब्लॉक इन पाइथन इज एग्जीक्यूटेड ओनली इफ नो एक्सेप्शन अकर। बोला जा रहा है कोई भी एक्सेप्शन नहीं चला तो जाकर के फाइनली ब्लॉक चलेगा। मैं कह रहा हूं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूं कि फाइनली ब्लॉक आपका हमेशा चलेगा, भले ही आप ट्राई ब्लॉक वाले इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराएं, भले ही एक्सेप्शन आई हो या भले ही एक्सेप्शन नहीं भी आई हो, आपका फाइनली ब्लॉक का जो भी कोड आपने लिखा है, ठीक है, वो आपका रन होगा ही होगा। इसलिए इसका आंसर क्या है आपके पास, फॉल्स है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोला जा रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इसका आपके पास क्या आउटपुट आने वाला है। तो दोस्तों क्वेश्चन के अंदर आपको एक प्रोग्राम दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है आपको, ये एक कोड देखेंगे आप, c की वैल्यू है 10, एक वेरिएबल है जिसका नाम है c और उसकी वैल्यू है 10। इसके बाद हमने लिखा डेफ ऑफ ऐड, एक नया फंक्शन हमने बनाया है और इस फंक्शन में हमने लिखा है ग्लोबल सी, यानी कि हमने एक ग्लोबल वेरिएबल बना दी है और इसमें हमने लिख दिया सी। ये एक अलग सेपरेट वेरिएबल है, ठीक है, एक वेरिएबल सेपरेट है, इसका भी नाम सी है, लेकिन ये इस फंक्शन के अंदर हम बना रहे हैं, लेकिन वो ग्लोबल वेरिएबल है। अब यहां पर हम क्या लिख रहे हैं, सी इक्वल्स टू सी प्लस 2। तो कौन सा वाला सी, ये जो आपके पास था
10, इसकी जगह हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर 12, ठीक है। तो ये हमारी ग्लोबल वेरिएबल थी, इस ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू मैं कर देता हूँ यहाँ पर 12। अब मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ क्योंकि हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर रखी है 10। अब मैंने क्या कर दिया, c इक्वल्स टू c प्लस 2, तो वही वेरिएबल आपके पास है, उसमें 2 और जुड़ गए। अब मैं कहता हूँ प्रिंट c, प्रिंट c क्या करेगा दोस्तों, 12। उसके बाद न्यू लाइन नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए आगे, हैश चाहिए, ठीक है। तो लिखा आएगा 12 हैश। अब ये फंक्शन अगर आप एग्जीक्यूट कराते हैं तब ऐसा होगा, अदरवाइज नहीं होने वाला है। तो हमने इस फंक्शन को, ऐड फंक्शन को कॉल किया। जब फंक्शन कॉल किया तो क्या लिखा आ गया, 12 हैश। और इसके बाद हम वापस आते हैं अपने पास, जो ये c की वैल्यू थी, जो हमने यहाँ पर 12 कर रखी थी, या इसके अंदर हमने जो 10 कर रखी थी, इसको काट के हम कर देते हैं 15, ठीक है। अब हम क्या लिखते हैं, हम प्रिंट कराते हैं c, प्रिंट ऑफ c। ये क्या कर देगा, c की वैल्यू है दोस्तों आपके पास 15, और एंड में हम क्या लगा रहे हैं यहाँ पर, परसेंटेज, मतलब न्यू लाइन नहीं चाहिए हमें, एंड में परसेंटेज चाहिए। तो हमारा आउटपुट जो है ये आ रहा है 12 हैश 15 परसेंटेज। तो बताएं इसमें से क्या आउटपुट आएगा, 12 परसेंटेज 15 हैश आएगा क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पर 15 के बाद आपका परसेंटेज आ रहा है। तो दोस्तों ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हमारा आंसर क्या है, 12 हैश 15 परसेंटेज, जैसा कि यहाँ मैं आपको दिखा पा रहा हूं। अब क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। विच एसक्यूएल कमांड कैन चेंज द डिग्री। डिग्री का मतलब वैसे सैंपल पेपर में नहीं था, लेकिन दोस्तों मैंने मेंशन किया है कि हमारे पास यहाँ पर जब कोई टेबल होती है, उस टेबल के कॉलम्स होते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास कुल मिला के 4 कॉलम हैं, जैसे ये रोल नंबर है, नेम है, या फिर हमारे पास एड्रेस है, सिटी है, ऐसे कोई भी कॉलम। तो यहाँ पर बोला गया है विच एसक्यूएल स्टेटमेंट कैन चेंज द कॉलम ऑफ एन एग्जिस्टिंग टेबल। रिलेशन का मतलब क्या होता है, आप जानते हैं, टेबल, ठीक है। यानी कि हमारी टेबल में अगर हम कॉलम में कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो एसक्यूएल के कौन से कमांड से कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके पास होता है एक डीडीएल कमांड, ठीक है, और डीडीएल कमांड में आपके पास होता है क्रिएट, ऑल्टर, रीनेम, ड्रॉप या ट्रंकेट। तो यहां पर हम जो कमांड ले रहे हैं उसका नाम क्या है, ऑल्टर, ठीक है। और ऑल्टर वैसे हम किसको कर रहे हैं, हम सिंपल ऑल्टर भी लिख सकते थे, और अगर आप पूरा लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं ऑल्टर टेबल, क्योंकि आपको टेबल को मॉडिफाई करना है। इसमें आपको कोई कॉलम ऐड करना है, एक कॉलम आपको डिलीट करना है, या आपको कोई प्राइमरी की में चेंजेस करना है, आपको टेबल के स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज करना है, तो आप ऑल्टर या ऑल्टर टेबल कमांड के थ्रू ये काम कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है, एक एसक्यूएल की क्वेरी आपके सामने लिख करके दी है और पूछा जा रहा है बताएं इससे रिजल्ट क्या आएगा। तो हमारे पास सपोज एक टेबल है जिसका नाम है प्रोडक्ट, ठीक है। सेलेक्ट स्टार, स्टार का मतलब है सारे के सारे कॉलम्स हमको चाहिए। तो सेलेक्ट करने हैं उस टेबल के सारे कॉलम्स को, जो भी हमारे कॉलम्स है वो सारे आ जाए फ्रॉम प्रोडक्ट, वेयर कंडीशन बता रहे हैं जिसमें प्रोडक्ट का जो नेम है वो प्रोडक्ट का नेम होना चाहिए लाइक। अब देखिए आप लिखते हैं प्रोडक्ट नेम इक्वल्स टू, ठीक है। अगर आप यहां पर जाकर के इक्वल्स टू लिखते तो सिर्फ यहां पर एपीपी लिखा होगा, वही आपके पास एपीपी परसेंट होता तो वही आता। लेकिन हमने यहाँ क्या लिखा है दोस्तों, लाइक। लाइक आप कब यूज करते हैं, तो आपने सुना होगा कि कई बार हम लोग जो है माई एसक्यूएल के अंदर हम चाहते हैं इससे मिलते जुलते हमारे पास कोई वर्ड्स आए, तो हम लिखते हैं लाइक, और फिर हम लिखते हैं एपीपी परसेंटेज। इसका मतलब है कि जो एपीपी से शुरू हो रहे जैसे हो सकता है एप्ली लिखा हो, या एप्ली में ऐसा कुछ हो सकता है एपीपीएल, या कुछ और भी लिखा हो। कहने का मतलब है जिसके शुरुआत में एपीपी लिखा होगा वो सारे प्रोडक्ट्स के नाम हमारे पास आएंगे। अगर यहां पर दोस्तों परसेंटेज के बाद एपीपी लिखा होता, इट मींस उसके लास्ट में आपके पास एपीपी होना चाहिए। अगर हमारे पास परसेंटेज के बीच में एपीपी होता, मतलब हमारी उस स्ट्रिंग में कहीं पर भी एपीपी हो सकता है, आगे पीछे बीच में कहीं पर भी। ऐसे हम लोग यहाँ पर जो है वो कुछ ऑप्शंस देख सकते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, डिटेल ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स हुज नेम स्टार्ट विथ एपीपी, यानी कि जिसकी शुरुआत में आपके पास एपीपी आएगा वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स के नाम आपको बताने हैं। बाद में क्या बोल रहा है, एंड में नहीं, ये नहीं हो सकता। स्टार्ट विथ एपीपी, लेकिन क्या बोल रहा है, नेम ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है। नेम, खाली नेम नहीं, हमको तो सारे के सारे चाहिए, क्यों हमने यहाँ क्या लगाया है, स्टार लगाया है। और वैसे नेम ऑफ ऑल प्रोडक्ट ये भी नहीं होगा,
ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि ये केवल एक नेम दिखाएगा, हम नेम नहीं सारे के सारे कॉलम्स लेने वाले हैं। तो यहाँ लिखा है डिटेल्स ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसी टाइप से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 15, इसमें बोला गया है बताएं कि वो डेटा टाइप कौन सा है जिसके अंदर हम लोग स्पेसेस को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। पैडेड या हम लोग कह सकते हैं जिसमें स्पेसेस, व्हाइट स्पेसेस भी होते हैं, तो वो हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कहीं पर भी। सबसे बड़ी बात इसमें क्या बोल रहा है, फिट द स्पेसिफाइड लेंथ। स्पेसिफाइड लेंथ मतलब क्या हो गया, एक आपके पास होता है दोस्तों कैर और एक आपके पास होता है वेर केयर। तो जो कैरेक्टर है उसमें आपने लिखा 20 और एक आप लिख देते हैं वो है वेर केयर ऑफ 20, यानी कि वेरिएबल कैरेक्टर है और ये केवल कैरेक्टर है। इसमें डिफरेंस क्या है दोस्तों कि मेरे पास यहाँ पर 20 कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए जगह मैंने ऑक्यूपाई कर दी, 20 तो नहीं बनाया मैंने, कम ही बनाया है। सपोज इसमें आपको कोई स्ट्रिंग ऐड करनी है, मैं इसके अंदर जाकर के ऐड कर देता हूं, जैसे कि मैं अपना नाम लिख देता हूं SUREN। अगर दोस्तों मैं इसको यूज कर रहा हूं तो सुरेन लिखने के बाद ये सब का सब आपका वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपके काम आएगा नहीं, आपने उसमें 5 कैरेक्टर स्टोर किए हैं। तो अब आप इसको देखेंगे SUREN लिखने के बाद यहां पर ये सारी की सारी आपके स्पेसेस वेस्ट हो रहे हैं। लेकिन अगर आप यहां पर वेरकेयर को यूज करते तो सुरेन के बाद ये जो आपकी जगह बची है ये कोई दूसरी वेरिएबल्स के लिए मेमोरी में खाली हो जाती और कोई दूसरी जो वेरिएबल्स है या दूसरा जो डेटा टाइप है उसको ये जगह मिल जाएगी। तो अगर आप यहाँ पर लिखते हैं स्पेसिफाइड लेंथ आपको बतानी है फिट टू, तो इसके लिए तो आप क्या लेंगे यहाँ पर केयर, और अगर आप यहाँ पर लिखते वेरिएबल लेंथ होती तो फिर हम यहाँ लिख सकते थे वेरकेयर, ठीक है। अगर आपको पॉइंट वाली वैल्यू लिखनी होती तो आप लिखते फ्लोट, और अगर आपको कोई डेट का फॉर्मेट लिखना होता तो आप लेते डेट। लेकिन हमसे जो पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग दोस्तों हमारा आंसर क्या है यहाँ पर केयर, ठीक है। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 15। इसके बाद हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 16 के पास। विच एग्रीगेट फंक्शन कैन बी यूज टू फाइंड द कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी का मतलब होता है दोस्तों रो, जैसे हमने डिग्री में देखा था कॉलम। तो हमको ये देखना है कि हमारे डेटाबेस के अंदर टोटल कितनी रो है, वो एग्रीगेट फंक्शन हमको पता करना है। तो उस फंक्शन का नाम है दोस्तों हमारे पास काउंट स्टार, ठीक है। वैसे हम क्या लिखते हैं, काउंट स्टार। तो इन क्वेश्चंस, इन ऑप्शंस में से सबसे बेस्ट आंसर हमारे पास है काउंट। हालांकि काउंट से भी पता चल जाएगा और आप काउंट स्टार भी लिख सकते थे, ठीक है। तो सम फंक्शन, काउंट फंक्शन, एवीजी फंक्शन और मैक्स फंक्शन। तो हमारा आंसर क्या है, काउंट फंक्शन। काउंट से हम ये काउंट कर सकते हैं नंबर ऑफ रोज कितनी है हमारे इस डेटाबेस के अंदर। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट है विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू ट्रांसफर फाइल ओवर द इंटरनेट। अगर दोस्तों मेरे कंप्यूटर पर एक फाइल पड़ी है और मैं उस फाइल को भेजना चाहता हूं किसी सर्वर पे, सर्वर कह सकता हूं इंटरनेट का, या मैं इधर लिख भी देता हूं इंटरनेट, ठीक है। तो अगर मुझे मेरे कंप्यूटर से डेटा सर्वर पे भेजना है या सर्वर से वो फाइल मुझे मेरे कंप्यूटर पे लानी है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अपने डेटा को या तो अपलोड या फिर मैं क्या करूंगा यहाँ पर डेटा को डाउनलोड। तो दोस्तों अपलोड या डाउनलोड करने के लिए हमारे कंप्यूटर से सर्वर पे हम लोग हमारे कंप्यूटर पे यूज करते हैं एक प्रोटोकॉल, और उस प्रोटोकॉल का नाम है दोस्तों फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। नाम में ही दिख रहा होगा, प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू ट्रांसफर फाइल्स। तो दोस्तों हम यहां पर यूज करते हैं FTP, यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हमारे प्रोटोकॉल का नाम है। प्रोटोकॉल क्या होते हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है दोस्तों कहीं ना कहीं कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस जिसके बेस पर हमारा कंप्यूटर हमारे नेटवर्किंग के टाइम पर, हमारे इंटरनेट के टाइम पर जब हम नेटवर्क बनाते हैं तो कुछ काम करता है। जैसे अगर हम एक वेबसाइट को देखना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ यूज करते हैं दोस्तों HTTP। आप कोई भी वेबसाइट शुरू करेंगे तो उसके आगे लिखा होगा HTTP कॉलन वेबसाइट का नाम .com, इस तरीके से। जैसे HTTP डॉट यहाँ पर हमारे पास हो सकता है, ठीक है, HTTP, उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं सपोज www डॉट, जो भी आप लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर HTTP लिखते हैं। HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल,
एक और प्रोटोकॉल होता है जहां लिखा है एस, यहां लिखा होता है, इसका मीनिंग है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, तो एक है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एक है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ये सिक्योरिटी की गारंटी देता है, उस वेबसाइट्स को आप यूज कर सकते हैं इजीली। ये है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हमारे कंप्यूटर से सर्वर पे या सर्वर से वो फाइल हमारे कंप्यूटर पे आ सकती है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, हम लोग ईमेल भेजते हैं, ठीक है, तो मैं अगर अपने कंप्यूटर से अगर एक ईमेल को भेजना चाह रहा हूं, तो मैंने एक ईमेल भेजी और ये ईमेल कहां चली गई, मेरे कंप्यूटर के सर्वर के पास। ठीक है, तो ईमेल भेजने के लिए दोस्तों हम लोग यूज करते हैं SMTP, यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, हमारी ईमेल को, हमारे मेल को सर्वर पर भेजता है। और दोस्तों अगर वही ईमेल आप रिसीव कर रहे हैं तो फिर आप यूज करते हैं POP, यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। तो हमारे पास ये जो ऑप्शंस है इसमें लिखा है कि एक POP3 है जिसके थ्रू भेजते हैं, SMTP जिसके थ्रू इसे भेज रहे हैं, इससे रिसीव कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे पास एक PPP भी एक प्रोटोकॉल होता है, HTTP भी होता है, HTTPS भी होता है। इनके अकॉर्डिंग दोस्तों सबसे बेस्ट है हमारे पास फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि कहा भी जा रहा है कि हमें इंटरनेट पर एक फाइल शेयर करनी है, तो उसका प्रोटोकॉल का नाम है हमारे पास फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों 18 में, विच नेटवर्क डिवाइसेस इज यूज्ड टू कनेक्ट टू नेटवर्क्स, दो नेटवर्क को जोड़ना है। देखिए, अगर हम एक नेटवर्क बनाना चाहें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छे से देखिएगा। मेरे पास यहां पर एक लोकल एरिया नेटवर्क है, ठीक है, एक नेटवर्क है, और एक दूसरा मेरे पास एक और नेटवर्क है। ठीक है, मैं मान के चलता हूं दोस्तों कि यहाँ पर हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग में हमने अपना एक डिवाइस लगाया है। इस डिवाइस को मैं यहाँ पर कह रहा हूं हब, या तो क्या होगा हब, या फिर दोस्तों ये होगा हमारे पास स्विच। ठीक है, हब या स्विच डिवाइस होता है जिसमें हम लोग अपने कंप्यूटर को इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मान लेता हूं कि मेरे पास यहाँ पर 7-8 कंप्यूटर हैं, वो मुझे आपस में कनेक्ट कराने हैं। तो मेरे इस ऑफिस में, मेरे इस ऑर्गेनाइजेशन में 10, 15, 20, 50, 100 जितने भी कंप्यूटर हैं, उन सबको मैं आपस में कनेक्ट करवाना चाहता हूं। तो दोस्तों मुझे यूज करना पड़ेगा या तो हब, या फिर मैं क्या यूज करूंगा, स्विच। हब या स्विच में एक डिफरेंस होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि जब हब में डेटा आता है तो हब क्या करता है, वो डेटा, जैसे मान लो इस कंप्यूटर ने कोई डेटा भेजा, तो हब उस डेटा को जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट हैं उन सभी को डेटा भेज देगा। लेकिन जो स्विच होता है ये एक पर्टिकुलर डिवाइस पे, जैसे मान लेता हूं इस कंप्यूटर का नाम है ए, और ये कंप्यूटर ई को कुछ डेटा भेजना चाहता है, तो उस टाइम पर आपको यूज करना पड़ता है स्विच। जनरली दोस्तों हम लोग हब को यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं स्विच। ठीक है, तो एक हब भी होता है, एक स्विच भी होता है। हम हब यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं स्विच, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको एक अच्छा फंक्शन, एक अच्छा फीचर देता है। अब मैं मान के चलता हूं दोस्तों हमने एक नेटवर्क बना लिया जिसमें हब और स्विच है। ऐसे ही हमारे पास एक और नेटवर्क है, और यहां पर भी हमने अपने कुछ कंप्यूटर को आपस में जोड़ रखा है हब और स्विच को यूज करते हुए। अब इस तरीके से हमने यहां पर अपने अलग अलग नेटवर्क बनाए। एक सपोज लोकल एरिया नेटवर्क 1 है, एक सपोज लोकल एरिया नेटवर्क हमारा 2 है, दो अलग अलग नेटवर्क है। अगर इन दो नेटवर्क को हम आपस में जोड़ना चाहते हैं, इसको भी जोड़ रहे हैं, इसको भी जोड़ रहे हैं, तो इनको जोड़ने के लिए दोस्तों हमको फिर एक डिवाइस की जरूरत पड़ती है। वो डिवाइस होगा या तो आपके पास ब्रिज, या वो आपके पास होगा राउटर, या वो आपके पास होगा गेटवे। ठीक है, अब इनमें क्या डिफरेंस है मैं वो बता देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ब्रिज को लेकर के, ब्रिज कब यूज करना है। ये देखो, पहले मैंने बताया हब और स्विच में क्या डिफरेंस है। हब और स्विच हम लोग कहां यूज करते हैं दोस्तों, एक नेटवर्क के अंदर। हब यूज करेंगे डेटा सबके पास जाएगा, स्विच यूज करेंगे तो एक डेटा पर्टिकुलर कंप्यूटर पे जाएगा। जैसे अगर मैं सिर्फ आपको डेटा भेजना चाहता हूं, या मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिर्फ मैं अपने किसी एक कलीग को डेटा भेजना चाहता हूं, तो मैं यूज करूंगा स्विच। लेकिन मैं चाहता हूं जैसी डेटा भेजूं वो सारे के सारे कनेक्टेड कंप्यूटर पे चला जाए, तो मैं यूज करूंगा हब। हम हब को यूज नहीं करते, हम स्विच को यूज करते हैं। सिमिलरली वो यहां पर भी है। अब मैंने दो अलग अलग नेटवर्क बनाए, एक इस बिल्डिंग में, एक सपोज 5, 7, 10 जगह बिल्डिंग छोड़ करके हमारा एक और ऑफिस है, तो उन कंप्यूटर्स को भी हम चाहते हैं आपस में जोड़ दे। हमारा एक अलग नेटवर्क, हमारा एक अलग नेटवर्क। दो नेटवर्क को जोड़ने के लिए हम यूज कर सकते हैं या तो ब्रिज, या राउटर, या फिर गेटवे।
अब दोस्तों मैं यूज करता हूं ब्रिज। अगर तो ब्रिज क्या कहता है कि ये वाला नेटवर्क और ये वाला नेटवर्क सेम टाइप का होना चाहिए। इसमें बोला जाता है सेम टाइप के सॉफ्टवेयर होने चाहिए, सेम टाइप के प्रोटोकॉल्स होने चाहिए। ठीक है, एक तो क्या बोल रहा है, सेम टाइप के सॉफ्टवेयर होने चाहिए और सेम टाइप के प्रोटोकॉल्स होने चाहिए। दूसरा होता है हमारे पास राउटर। राउटर कहता है कि हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट टाइप के हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हो सकते हैं, लेकिन जो प्रोटोकॉल है हमारे पास वो हमारे पास सेम टाइप का होना चाहिए। किसमें है दोस्तों? राउटर में। ठीक है, इस ब्रिज में क्या है, सेम टाइप के सॉफ्टवेयर और सेम टाइप के ही प्रोटोकॉल। राउटर में क्या है, डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर्स भी चल सकते हैं, लेकिन प्रोटोकॉल तो हमारा एक जैसा सेम होना चाहिए। जबकि गेटवे जो है वो कहता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर्स भी चल जाएंगे और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल्स भी चल जाएंगे। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, वापस पढ़िए। क्वेश्चन बोला गया है विच नेटवर्क डिवाइस, कौन सा ऐसा डिवाइस है ब्रिज, राउटर या गेटवे में से, बोला जा रहा है ऐसा कौन सा डिवाइस है जो टू नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है, एक ये नेटवर्क और एक ये नेटवर्क। ठीक है, दैट यूज डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, इसके भी प्रोटोकॉल्स अलग, इसके भी अलग। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर्स और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल्स को कनेक्ट करवाने के लिए आप यूज करते हैं दोस्तों गेटवे। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा पूरी की पूरी बात। देखिए यहां से क्वेश्चंस आते हैं, मैं सिर्फ आपको गेटवे बोल करके भी खत्म कर सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं कुछ चीजें आपको समझ में आए। देखिए गेटवे वाला ऑप्शन आपको समझ में आ गया, गेटवे के साथ मैंने आपको ब्रिज और राउटर भी बता दिए। ठीक है, राउटर पे एक और क्वेश्चन बनता है, एक तो ये कि डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर लेकिन प्रोटोकॉल सेम है, तो राउटर। दूसरा, राउटर जो है वो रूट भी डिसाइड करता है कि किस रूट से डेटा हमारा ट्रांसफर होगा, वो भी हमारा काम जो है वो राउटर का ही होता है। इसको राउटर और रूटर भी हम लोग कहते हैं। अब मैं दोस्तों आपको दो चीजें और बताने वाला हूं, क्योंकि क्वेश्चन कई बार मॉडेम और रिपीटर पे भी आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो मैं आपको कुछ चीजें और बताना चाहता हूं। अब देखिए हमसे ये भी बोला जा सकता है कि जैसे क्वेश्चन लिखा है मॉडेम, ठीक है, ऑप्शन है, बताएं भाई मॉडेम क्या होता है, हमको नहीं पता। बताएं मॉडेम की फुल फॉर्म क्या होती है, जब हमको पता ही नहीं तो हम फुल फॉर्म कैसे बताएं। तो दोस्तों मॉडेम और रिपीटर जो है वो मैं आपको एक साथ बताने वाला हूं। देखिए मैं यहां से अपने कंप्यूटर को यूज कर रहा हूं, ठीक है, यहां से मैं डेटा भेजता हूं, मैं अपने किसी कलीग को, अपने किसी फ्रेंड को, अपने किसी क्लाइंट को। तो वो बंदा जो डेटा रिसीव कर रहा है वो रिसीवर है, और मैं क्योंकि डेटा भेज रहा हूं तो मैं हूं यहां पर सेंडर। अब यहां पर क्या होता है दोस्तों कि मेरा जो कंप्यूटर है वो इस फॉर्मेट पे काम करता है। इस फॉर्मेट को हम कहते हैं डिजिटल फॉर्मेट। ठीक है, ये कौन सा है, डिजिटल डेटा है हमारा। और डिजिटल डेटा जो है वो हमारा कंप्यूटर काम करता है, लेकिन नेटवर्क में डेटा हमारा जाता है, इस फॉर्मेट को हम लोग बोलते हैं एनालॉग। ठीक है, तो यह हमारे पास है एनालॉग फॉर्मेट। अब देखिए डिजिटल फॉर्मेट को एनालॉग फॉर्मेट में बदलने के लिए हमको चाहिए एक डिवाइस, और ये डिवाइस जो है ये काम कर रहा है मॉड्यूलेशन का। क्या काम कर रहा है, मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, डिजिटल को एनालॉग में बदलना। ठीक है, ये आपको समझ में आएगा। मॉड्यूलेशन मतलब क्या है, डिजिटल को एनालॉग में बदलना। इसी तरीके से जब यही डेटा आपके फ्रेंड के घर पे जाएगा तो वहां पर भी आपका डेटा इस तरीके से आ रहा होगा, और आपके दोस्त के कंप्यूटर पे आपका जो रिसीवर है उसके कंप्यूटर पे डेटा इस फॉर्मेट में जाएगा। और ये फॉर्मेट कौन सा है आपके पास, फिर से डिजिटल, लेकिन आया कौन सा था आपके पास, एनालॉग। ठीक है, तो एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग जो आपके पास में सिग्नल्स हैं इनको फिर से आपको डिजिटल में बदलना पड़ेगा। तो यहां पर इस प्रोसेस को, एनालॉग को डिजिटल में बदलने वाले प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, क्या है, डीमॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेशन में क्या होता है दोस्तों, हमारे पास एनालॉग को हम बदलते हैं डिजिटल में। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा कि जब एक नेटवर्क में डेटा जाता है, जब मैं आपको हाई का मैसेज भेजता हूं सपोज, तो मेरा जो कंप्यूटर वो डिजिटल में काम कर रहा है, और डेटा जो है वो एनालॉग में आगे जाएगा, तो डिजिटल को एनालॉग में बदला जाएगा, वापस एनालॉग को डिजिटल में भी बदला जाएगा। मेरी साइड में क्या हो रहा है, मॉड्यूलेशन, आपकी साइड में क्या हो रहा है, डीमॉड्यूलेशन। अगर आप मुझे रिप्लाई करेंगे तो आप क्या बन जाएंगे दोस्तों, सेंडर, और मैं बन जाऊंगा रिसीवर। इस बार आपकी साइड पे मॉड्यूलेशन होगा और मेरी साइड पे यहां पर डीमॉड्यूलेशन होगा। तो वो आपके पास हार्डवेयर जो कि मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन करता है उसको हम कहते हैं मॉड्यूलेटर। ठीक है, क्या है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। ध्यान रखेंगे आप, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर एक डिवाइस है, और इसको दोस्तों शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं MOD।
DEM यानी कि मॉडेम। मॉडेम की फुल फॉर्म क्या होती है? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। क्या काम करता है? डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में या एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलता है। ठीक है, तो मॉडेम समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बोल रहा हूं दोस्तों रिपीटर। रिपीटर का काम क्या होता है दोस्तों? ये जो सिग्नल है आपके जो दूरी से आ रहे हैं, मान लो मैं यहां से भेज रहा हूं 10 मीटर दूर, तब तो आपका डेटा चला जाएगा। लेकिन यही डेटा अगर मैं 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर दूर भेज रहा हूं तो उस केस में क्या होता है कि हमारे जो सिग्नल है दोस्तों वो ऐसे वीक पड़ जाएंगे। तो उन वीक सिग्नल को फिर से बूस्ट करने के लिए हम एक डिवाइस को यूज करते हैं और ये डिवाइस कहलाता है हमारे पास रिपीटर। रिपीटर क्या काम करता है कि जो हमारे सिग्नल जो वीक हो चुके थे इनको फिर वो बूस्ट करके आगे वापस भेजता है। तो आपने देखा होगा आपके घर के आसपास कभी कोई डिक्स के जो वायर हैं वहां पर उन तारों के बीच में एक डिब्बा लटक रहा होता है, एक बॉक्स लटक रहा होता है। वो बेसिकली आपके पास डेटा को, आपके सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, इसलिए हम उसको एम्पलीफायर भी बोल सकते हैं, रिपीटर भी बोलते हैं। और कई बार दोस्तों हम लोग यहाँ पर, क्योंकि ये डेटा को बूस्ट करके आगे भेज रहा है, इस डेटा को रीजनरेट करके आगे भेज रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर खैर हमारे पास ये कुछ नाम थे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके यहाँ से बन सकते हैं हमने जो भी डिस्कस किए। नेक्स्ट है आपके पास विच स्विचिंग टेक्निक्स। अब देखिए स्विचिंग टेक्निक आपके पास होती है 3 टाइप की। एक होती है दोस्तों सर्किट स्विचिंग, ठीक है, सर्किट स्विचिंग टेक्निक है आपके पास। दूसरा होता है हमारे पास पैकेट स्विचिंग और तीसरा हमारे पास होता है मैसेज स्विचिंग। 3 टाइप की स्विचिंग है। सर्किट स्विचिंग का मतलब होता है जिसमें हमारा सेंडर और हमारा रिसीवर जो है इनके बीच में फिजिकली कनेक्शन होता है। वायर से हमारे फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक वायर लगा होता है। इस टाइप की स्विचिंग हम लोग इन दिनों में ना के बराबर करते हैं। अगर आपका एक लोकल सिस्टम है, एक लोकल नेटवर्क है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन इंटरनेट की जब बात करते हैं तो हमारा डेटा जो है वो पैकेट स्विचिंग के थ्रू जाता है। पैकेट स्विचिंग में क्या होता है कि हमारा जो डेटा है, जैसे अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हैं तो आपने देखा होगा दोस्तों, जब व्हाट्सएप पे आपका डेटा आता है तो पहले वो इतना ब्लू होगा या जो भी आपका कलर है, फिर वो इतना होगा, फिर वो इतना होगा, इतना होगा, ऐसे करके वो 100% होता है। इस तरीके से वो आपका 100% डेटा आया है तो आप उसको फाइल को देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है पैकेट स्विचिंग में कि अगर आप कोई डेटा भेज रहे हैं तो आपका डेटा ऐसे छोटे-छोटे पैकेट्स में डिवाइड हो जाएगा। ऐसे आपका डेटा छोटे-छोटे पैकेट्स में डिवाइड हो जाएगा। मान लो मैं अगर आपको हाय का मैसेज भी भेजता हूँ, तो हाय टेक्स्ट तो बहुत छोटा है, लेकिन वो आपका डेटा हाय भी जो मैसेज है, वो भी ऐसे छोटे-छोटे टुकड़ों में बनेगा और ऐसे करके बहुत सारे पैकेट्स बन जाएँगे और वो पैकेट एक-एक करके रिसीवर तक पहुँचते हैं। और वो जैसे ही पैकेट्स पहुँचते हैं, तो वैसे एक पैकेट, दूसरा पैकेट, तीसरा, ऐसे सारे के सारे पैकेट्स आएँगे, फिर वो कंप्लीट एक मैसेज बनता है, फिर हम उसको देख सकते हैं। और मैसेज स्विचिंग में क्या होता है, जब हम अपना डेटा भेजते हैं, तो डेटा हमारा सर्वर पे जाकर के स्टोर होता है और सर्वर से कनेक्ट होने पर हमारे रिसीवर को वो डेटा मिलता है। जनरली दोस्तों ऐसा नहीं है कि हम इसमें से एक ही स्विचिंग यूज़ करते हैं, हमारे पास मल्टीपल टाइम पे काम करता है। तो अगर जैसे मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ, तो हमारा डेटा सर्वर पे भी जाएगा, इस बात को ध्यान रखें, भले ही वो पैकेट्स के फॉर्म में जा रहा हो। मैं ईमेल भेजता हूँ, जनरली इस टाइप को हम लोग देखते हैं। ईमेल का जो एग्जांपल है उसमें हम मैसेज स्विचिंग को यूज करते हैं क्योंकि हमारा डेटा पहले सर्वर पे जाके स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, विच स्विचिंग टेक्निक ब्रेक डेटा इनटू स्मॉलर पैकेट। छोटे छोटे पैकेट्स में कौन सी हमारी स्विचिंग जो है, स्विचिंग टेक्निक को यूज किया जाता है फॉर ट्रांसमिशन अलाउइंग मल्टीपल पैकेट्स टू शेयर द सेम नेटवर्क रिसोर्सेज। तो दोस्तों सर्किट स्विचिंग नहीं, क्या आंसर है हमारे पास, पैकेट स्विचिंग। एक होता है मैसेज स्विचिंग। 3 टाइप की हमारे पास स्विचिंग है। आंसर हमसे जो पूछा जा रहा है वो सीधा सीधा है पैकेट स्विचिंग। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 और 30 जो है वो असर्शन और रीजन के बेस पर हमसे पूछा गया है। इनको ऑप्शंस को देख करके हमको आंसर देना है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। दूसरे में ऐसे ही बोला गया है लेकिन बोला जा रहा है नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। तीसरे में बोला जा रहा है ए ट्रू है, आर फॉल्स है। और फोर्थ में बोला जा रहा है आर फॉल्स है लेकिन आपका जो ए फॉल्स है लेकिन आर आपका ट्रू है। तो इन चारों में से आपको कोई आंसर देना है। देखिए बोला जा रहा है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट इन पाइथन फंक्शन
must be passed in the exact order in which they are defined in the function signature। जैसे अगर मैं एक फंक्शन बनाता हूं डेफ और नाम रख देता हूं एबीसी, और यहां पर दोस्तों मैंने कुछ वैल्यूज पास करी है। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट जो आप यहां पर दे रहे हैं, जैसे कि मैंने लिखा है a, b, c, इस तरीके से, तो बोला जा रहा है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट इन पाइथन फंक्शन must be passed in the exact order in which they are defined in the function signature। जैसे फंक्शन में डिफाइन किया है वैसे ही आप एबीसी में भेजेंगे, जैसे 7, 8 और 9, तो 7 कहां जाएगा ए में, 8 जाएगा इधर, 9 जाएगा इधर, इस तरीके से। तो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारे बिल्कुल ट्रू, ए इज ट्रू, ठीक है। अभी हम लोगों को समझ में आ गया, ये तो एकदम सही है। अब दूसरी क्या बात बोल रहा है, दिस इज बिकॉज पाइथन फंक्शन ऑटोमेटिकली असाइन डिफॉल्ट वैल्यू। ऑटोमेटिकली तो कोई असाइन नहीं करता है, आपको बताना पड़ेगा, डिफॉल्ट में ऑटोमेटिकली असाइन नहीं करता है। तो ये बात हो गई आपकी फॉल्स, इसलिए इसका आंसर है क्या है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है। तो ये बात तो सही है लेकिन ये बात हमारी गलत हो रही है। इसी टाइप से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21, ये कह रहा है कि सेलेक्ट कमांड, जो हमारा सेलेक्ट क्वेरी होता है जिसमें हम डेटा को लेकर के आते हैं, ठीक है। मैं कलर चेंज कर देता हूं, तो बोला जा रहा है सेलेक्ट क्वेरी कमांड जो है वो एसक्यूएल के अंदर, उसमें वेयर और हैविंग क्लॉज को क्या हम एक साथ यूज कर सकते हैं। अ सेलेक्ट कमांड इन एसक्यूएल कैन हैव बोथ वेयर एंड हैविंग क्लॉज। हाँ, हो सकता है, हम वेयर क्लॉज लगा सकते हैं, वेयर के बाद हम ग्रुप सेट कर सकते हैं और ग्रुप के बाद हम हैविंग भी बता सकते हैं। तो ये तो हमारी बात हो गई बिल्कुल सही। दूसरा बोला जा रहा है वेयर एंड हैविंग क्लॉज जो है, क्या ये दोनों हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब वेयर की जगह हम लोग हैविंग और हैविंग की जगह हम वेयर लगा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं लगा सकते। तो हम कह रहे हैं कि ए तो हमारा ट्रू है लेकिन जो आर है वो हमारा यहाँ पर फॉल्स है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख करके आंसर मार्क कर सकते हैं जैसे मैंने सी किया है। तो इस तरीके से तो दोस्तों बना है अपना, यहाँ पर अभी तक जो हमने डिस्कस किया है वो हम लोग 21 क्वेश्चन तक आ चुके हैं, और 21 क्वेश्चन तक हम लोगों ने देखा है अपने एमसीक्यू या 1 मार्क के क्वेश्चन। अब हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी जो है वो दोस्तों 2 नंबर के क्वेश्चंस आपके पास होंगे, कुल मिलाकर के 7 क्वेश्चंस होंगे। इसमें ऑप्शंस भी आपको मिलने वाले हैं, जो अच्छा लगे आप वो चूज कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो सारे इजी है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है ये या ये, इन दोनों में से बेस्ट मुझे चूज करना है, तो फिर दोस्तों आप वो वाला पहले कीजिएगा जो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। एक चीज और बता देता हूं दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है, बाय द वे आपको नहीं आ रहा है, आपको बहुत बड़ी कंफ्यूजन लग रही है, तो एक काम जरूर कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 लिख के छोड़ दीजिएगा। अगर आपको ये नहीं आ रहा है छोड़ दो। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4 ऐसे करके आप जैसे 21 तक आपका हो गया। आपकी मर्जी, आपको आंसर आता है तो लिखिए, नहीं आता है तो आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि अगर आपको नहीं आ रहा है तो मैं मान के चलता हूं ये बहुत टफ क्वेश्चन हो सकता है, या फिर इस क्वेश्चन में आपको कोई कंफ्यूजन हो सकती है कि ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन बी भी सही है। तो ना के बराबर चांस है, लेकिन ऐसा कई बार हो जाता है कि कोई क्वेश्चन आता है आपके पास में, उसके 2 आंसर सही है या उसके 3 आंसर सही है, नॉट लिखना भूल गए इसलिए। तो कई बार ऐसा होता है, मैं आपको फिर कह रहा हूं। तो उस केस में क्या है कि आपके बोनस मार्क मिल जाते हैं, और बोनस मार्क तभी मिलेंगे जब आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, भले आपने गलत लिखा है, भले आपने क्वेश्चन का नंबर डाल के भी छोड़ दिया है, तो भी आपको नंबर मिलेंगे। इसलिए आप क्वेश्चन के नंबर लगाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्वेश्चन नंबर आपको मार्क करने ही करने हैं, ठीक है। इसी टाइप से नेक्स्ट जो अब हम लोग देखने वाले हैं, 21 तक तो हो गए थे, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। 22 कह रहा है बताएं आप कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल में क्या डिफरेंस होता है, और इनमें से हमारे कौन से म्यूटेबल है और कौन से इम्यूटेबल है। तो 2 टाइप के क्वेश्चंस हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। अब ये क्या बोला जा रहा है, म्यूटेबल ऑब्जेक्ट का मतलब है जिसको आप चेंज कर सकते हैं, जिसको आप अपडेट कर सकते हैं, कोई भी डेटा टाइप जिसको आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आप लिस्ट को चेंज कर सकते हैं,
आप डिक्शनरी को चेंज कर सकते हैं। तो ये क्या है आपके पास म्यूटेबल। और ये वाले जैसे टपल ये आपके पास है इम्यूटेबल, या ये आपके पास है स्ट्रिंग जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर बोला गया है म्यूटेबल ऑब्जेक्ट कैन बी अपडेटेड whereas immutable object cannot be updated। अपडेट की जगह आप चेंज वर्ड भी लिख सकते हैं। अब म्यूटेबल कौन सा है इसमें से, तो दोस्तों ये है आपके पास म्यूटेबल में कौन सा है, लिस्ट, और ये है आपके पास में जो आपके पास है डिक्शनरी। तो आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। इसी टाइप से आप यहां देखेंगे इम्यूटेबल, तो उसमें आपके पास है टपल और आपके पास है स्ट्रिंग, इनमें से कोई भी आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 23 में बोला जा रहा है कि आप हमको बस दो एग्जांपल्स बता दीजिए, अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन सा होता है और रिलेशनल ऑपरेटर कौन सा होता है। तो देखिए अर्थमेटिक ऑपरेटर जो हैं वो होते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, ठीक है, इसी टाइप से डिवाइड, ये तो चार होते ही होते हैं आपके पास। एक आपके पास होता है मॉड्यूलस ऑपरेटर। इसी टाइप से दोस्तों आपके पास में डबल स्टार वाला भी होता है, आपने देखा होगा, जिसमें हम पावर निकाल सकते हैं, जैसे कि 4 की पावर 3 अगर मुझे ये निकालना है तो मैं इस टाइप के ऑपरेटर को यूज कर सकता हूं। आप डबल डिवाइड भी करते हैं जिसको फ्लोर डिवीजन कहते हैं, जैसे कि मैं लिखता हूं 7 डिवाइड बाय, या मैं लिख देता हूं सपोज 7 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा 3.5। लेकिन अगर मैं लिखता हूं 7 डबल डिवाइड बाय 2, ठीक है, फ्लोर डिवीजन के लिए, तो ये आपको आंसर देगा केवल 3। जैसे सी लैंग्वेज में, सी प्लस प्लस लैंग्वेज में, जावा में होता है कि इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर इक्वल्स टू इंटीजर। तो इस केस में ये आपको केवल 3 देगा, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू नहीं देने वाला है। तो ये ऑपरेटर थे आपके पास अर्थमेटिक, इसमें से कोई भी दो आप चाहें जो भी आप वो लिख सकते थे। तो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल में देखा है प्लस और माइनस। इसी टाइप से नेक्स्ट है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर आपके पास होते हैं दोस्तों ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू। कुल मिलाकर के 6 ऑपरेटर आपके पास होते हैं। इसमें आप कंपेयर करते हैं कि जैसे L1 है और L2 है, ठीक है, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, क्या L1 इज L2 से ग्रेटर देन है, तो इसका रिजल्ट आएगा आपके पास या तो ट्रू या फॉल्स। तो जो रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं उसका रिजल्ट भी आपके पास या तो आएगा ट्रू या आपके पास आएगा फॉल्स। कंपेयर कर रहे हैं आप यहां पर, ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर के थ्रू। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 जो कि और में है। या तो आप ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें ये करें या फिर ये करें, और दूसरे क्वेश्चन में से या ये करें या ये करें, मतलब दोनों में से आपको एक एक तो करना ही करना है। क्या क्वेश्चन है, आपको लिखा है इफ L1 एंड L2 जिसमें कोई वैल्यू है, जैसे 1 2 3 2 1 2 4 2 डॉट डॉट डॉट, बहुत वैल्यू है ऐसी 10 20 30 40 50 60 कुछ भी लिखा हो, ये आपको बोल रहा है आप ये बताएं कौन सा फंक्शन, राइट अ स्टेटमेंट टू काउंट, आपको काउंट करना है द अकरेंस ऑफ 4 इन L1। तो जो L1 है आपके पास उसके अंदर आपको काउंट करना है, तो आप क्या लिखते हैं L1 डॉट काउंट ऑफ 4। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि 4 हमारा कितनी बार आया है। अब देखिए मैंने आपसे कहा था लिस्ट के फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, एक बार आप देखिएगा जरूर। मैंने कहा था काउंट भी बोला था, मैंने आपको यहाँ पर सॉर्टेड भी बोला था, मैंने आपको अपेंड और एक्सटेंड भी बोला था। अपेंड और एक्सटेंड में डिफरेंस भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि एक एक्सटेंड का क्वेश्चन आया है, तो एक अपेंड होता है, एक्सटेंड होता है, रिवर्स भी होता है स्ट्रिंग को उल्टा करने वाला। तो कुछ फंक्शंस एक बार देखिएगा जरूर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है या तो ये कर लीजिए या फिर ये बोल रहा है सॉर्टिंग कैसे की जाती है L1 इन असेंडिंग ऑर्डर। देखिए एक होता है सॉर्ट, एक होता है सॉर्टेड। अगर आप सॉर्ट करते हो तो वही लिस्ट बदल जाएगी। जैसे सपोज मेरे पास है 7 8 3 2, ठीक है, तो अगर मैं सॉर्ट यूज करता हूं तो ये क्या कर देगा, L1 जो था इस L1 को ही यहां से सॉर्टिंग कर दी जाएगी और यहीं पे लिखा आ जाएगा, सपोज यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया 7, यहाँ आ गया 8, ये हट करके, कहने का मतलब है इस तरीके से यहाँ पर चेंज हो जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि ओरिजिनल में चेंज नहीं हो, उसकी कॉपी में चेंज हो, तो फिर आप यूज करते हैं सॉर्टेड फंक्शन, ठीक है। सॉर्ट और सॉर्टेड में डिफरेंस जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एग्जाम के लिए, आप जरूर देखिएगा। तो राइट अ स्टेटमेंट टू सॉर्ट द एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट L1 इन असेंडिंग ऑर्डर। तो आप क्या लिख सकते हैं, L1 डॉट सॉर्ट असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है, इन दोनों में से कोई एक करना था।
नेक्स्ट है राइट अ स्टेटमेंट टू इंसर्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ L2 एट द एंड ऑफ L1। L2 के डेटा को L1 में आपको डालना है। देखिए लास्ट में एक एलिमेंट ऐड करना है तो क्या आपके पास अपेंड है, लेकिन लास्ट में आपको एक से ज्यादा वैल्यू ऐड करनी है तो आप क्या यूज करते हैं दोस्तों, एक्सटेंड फंक्शन, L1 डॉट एक्सटेंड ऑफ L2। इसी टाइप से राइट अ स्टेटमेंट टू रिवर्स द एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट 2। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लिस्ट 2 को रिवर्स करना है। इसके लिए आप क्या लिख देंगे, L2 डॉट रिवर्स। एक सिंपल सा फंक्शन है, या तो ये आना चाहिए या ये, इनमें से कोई भी एक आपको आना चाहिए। तो फंक्शंस जो हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे दोस्तों, और ये जो बातें हम लोग कर रहे हैं क्लास 11 में भी आप लिस्ट वगैरह सब कुछ देख चुके हैं, तो बेसिक सी चीजें आपसे पूछी जा रही है। इसी टाइप से नेक्स्ट बोला जा रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट आउटपुट। बताएं इसका करेक्ट आउटपुट क्या होगा ऑफ द फॉलोइंग कोड। ऑल्सो राइट द मिनिमम एंड द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल बी। वेरिएबल बी की क्या वैल्यू हो सकती है देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपसे कहा जा रहा है इंपोर्ट रैंडम। रैंडम एक मॉड्यूल है जो कि रैंडम नंबर आपको जनरेट करके देगा। जैसे कि यहां आपके पास 1 to 6 लिखा है, तो या तो 1 देगा या 2 देगा या 3 देगा या 4 देगा या 5 देगा या 6 देगा, कम से कम 1 देगा, मैक्सिमम 6 देगा, और ये स्टोर कर रहे हैं बी में। तो हमारे क्वेश्चन भी इसी के अंदर ये था, ऑल्सो राइट द मिनिमम एंड द मैक्सिमम पॉसिबल। जो वैल्यू है बी की वो क्या होगी दोस्तों, मिनिमम वैल्यू आपकी होगी 1 और मैक्सिमम वैल्यू आपकी हो जाएगी 6। वो इसमें पहले ही दिख रहा है। अब ये बोला जा रहा है अगर हम ये लिखते हैं 0 से चलना है बी तक, बी मतलब जो भी आपके पास रैंडम नंबर आ रहा है और दो के गैप से आपको विजडम में से डेटा उठाना है, तो क्या आपके पास डेटा आएगा। और जैसे ही आपके पास स्पेस आ रहा है, मतलब वो एंड हो रहा है प्रिंट में, तो आप हैश लगा दें। तो दोस्तों ये बात तो फिक्स है कि आपके पास जो है वो वैल्यू कौन कौन सी आएगी। 0 से शुरू करना है तो 0 पे आपके पास W आ गया, उसके बाद न्यू लाइन के लिए आपने यहाँ हैश लगा रखा है, क्योंकि न्यू लाइन नहीं आएगी, आपने एंड इक्वल्स टू हैश बोल रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है ये या ये, इनमें से क्या आपके पास ऑप्शन है जो आने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। तो दोस्तों आपके पास जो अगर 1 आया है तो 2 आने के चांसेस बहुत कम बनते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास जो है वो ये आ सकता है, फिर ऐसे करके आगे आ सकते हैं। तो ये देखिए आपके पास फिर W के बाद आई, W के बाद आई, ये चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। जस्ट पास पास वाले 1, उसके बाद 2, ऐसा नहीं होता है, लेकिन हो सकता है दूसरा कुछ हो तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो इसके चांसेस ज्यादा है। ठीक है, तो बोला भी यही जा रहा है कि आप बताएं क्या इसका जो है आउटपुट आपके पास इसमें से आ सकता है। तो आपके पास ए आ सकता है, सी आ सकता है आपके पास, इस तरीके से आपके पास में वैल्यूज जो हैं वो इनमें से आ सकती है। ठीक है, और मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1 और 6 हो सकती है। इस कोड को आप एग्जीक्यूट करके देखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपके पास क्वेश्चन नंबर 26। इसमें बोला जा रहा है कि यहाँ आपके पास एक फंक्शन बना करके दिया गया है, एक प्रोग्राम लिखा गया है, इस प्रोग्राम में कहीं कुछ मिस्टेक भी है, इसलिए इसको रीराइट करना है। रीराइट इट आफ्टर रिमूविंग ऑल एरर। एरर हटा दीजिए, उसके बाद इसको फिर से आपको लिखना है, और सबसे बड़ी बात है आपको उसको अंडरलाइन करके भी बताना है कि यहाँ पर हमने करेक्शन किया है। जैसे अगर आप देखें तो कॉलन ही नहीं है। ठीक है, इफ के बाद 4 स्पेसेस आने चाहिए, वो आपने नहीं बताए हैं। इसी टाइप से और भी इसमें कुछ है। तो क्या है बोला जा रहा है, स्वैप करना है फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट ऑफ अ गिवन टपल। टपल दी गई होगी आपको, यहां से आपने एक टपल पास करी है, जैसे 1 2 3 4, इसमें 4 की जगह 1 आ जाए, 1 की जगह 4 आ जाए। बोला जा रहा है फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट्स को स्वैप करना है। तो कैसे करेंगे हम लोग, एक न्यू टपल बना सकते हैं, टपल -1 प्लस आप कर सकते हैं यहाँ पर टपल 1 ऑफ -1, और यहाँ टपल ऑफ 0 लिखा है। खैर हम इसका अगर रीराइट करें कोड, तो हमारे पास कोड ये आएगा दोस्तों आपके पास में, जिसमें हम लोग यहाँ पर अपनी टपल को स्वैप करा सकते हैं। ठीक है, खैर कुल मिलाकर के कोड है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक तो हमने कॉलन लगाया है, यहाँ पर हमने क्योंकि अंदर आना है तो आपको स्पेसेस 4 देने चाहिए थे, यहाँ पर आपको फिर से 4 स्पेसेस देने चाहिए थे। यहाँ आपको यहाँ पर जो है वो ये लिखना पड़ेगा 0 कॉमा इस तरीके से, और यहाँ पर आपको ये स्पेस के यहाँ आपको कॉलन के बाद इस टाइप से रिजल्ट कॉमा लगा करके आपको मेंशन करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर जैसे नहीं था। ठीक है, तो कॉमा नहीं था तो एरर आ रही थी आपके पास, इस जगह हमने कॉमा लगा दिया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के कोड है, हमने छोटे छोटे से एरर्स यहाँ पर फाइंड आउट किए हैं। ठीक है, इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। अब ये क्वेश्चन है आपके पास ए और बी, इसमें से आपको दिया गया है और या तो ये करें या ये करें, आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन है। व्हाट कंस्ट्रेंट्स शुड बी अप्लाइड। कंस्ट्रेंट्स आपके पास दोस्तों MySQL में 6 टाइप के होते हैं।
ठीक है, जैसे एक होता है आपके पास यूनिक, एक होता है नॉट यूनिट, सॉरी, एक होता है यूनिक, एक है आपके पास नॉट नल, एक आपके पास प्राइमरी, एक है आपके पास फॉरेन की, इसी टाइप से आपके पास होता है चेक। तो कुल मिलाकर के 6 आपके पास होते हैं। उनमें से बोला जा रहा है बताओ यहां पर कौन सा सही होगा। कंडीशन भी दे रहा है ऑन अ टेबल कॉलम सो दैट डुप्लीकेट वैल्यूज आर नॉट अलाउड, ठीक है। और लेकिन बोला जा रहा है बट नल इज अलाउड, तो नल तो अलाउड है लेकिन यूनिक नहीं होना चाहिए। अगर ये लाइन नहीं लिखता तो कंफ्यूजन, आप यूनिक भी लिख सकते थे और प्राइमरी भी लिख सकते थे, प्राइमरी की भी बना सकते थे, यूनिक भी चल सकता था। लेकिन क्योंकि इसने बोला है कि नल तो चल जाएगा, तो प्राइमरी की में तो नल भी नहीं चलता है, इसलिए हम यहां पर आंसर क्या लिखेंगे, यूनिक। और नेक्स्ट बोला जा रहा है कि ये बोला जा रहा है कि यहां पर हम कौन सा यूज करेंगे, नल इज नॉट अलाउड, लेकिन बोला जा रहा है बट डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड है, तो हम लिख देंगे नॉट नल। 6 टाइप के आपके पास कंस्ट्रेंट्स होते हैं MySQL में, वो आप देखिएगा, बाकी मैं आपको आगे और बताऊंगा भी। इसी टाइप से इसी क्वेश्चन में अगर आप देखें तो सेकंड आपके पास क्वेश्चन बनता है, जैसे अभी हमने ये देखा था 27 में, ठीक है। ये आपके पास था 1 जिसमें ए और बी आपके पास था, या तो ये कर लीजिए या ये कर लीजिए। ऐसे ही आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, या तो ये कर लीजिए या फिर ये कर लीजिए। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, राइट एन एसक्यूएल कमांड टू रिमूव द प्राइमरी की, प्राइमरी की को हटाना है आपको, तो कंस्ट्रेंट्स फ्रॉम अ टेबल, एक टेबल से हटाना है, और टेबल का नाम है सपोज मोबाइल का MID, ठीक है। मोबाइल नाम की टेबल हो गई आपके पास, उसका नाम हमने रख दिया है और MID को हम हटाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको कुछ चीजें बतानी है। क्या करना है दोस्तों, आपको लिखना पड़ेगा ऑल्टर टेबल मोबाइल, मोबाइल नाम की टेबल से आपको हटाना है। ड्रॉप करना है क्या, प्राइमरी की, तो जहां भी प्राइमरी की होगी वो आप यहां से उस प्राइमरी की को रिमूव कर पाएंगे। क्या लिखना है आपको, सिंपल सा है, आपको लिखना है ऑल्टर टेबल मोबाइल ड्रॉप प्राइमरी की, प्राइमरी की आपकी यहां से अब ये हट जाएगी। और इसी में दूसरा ऑप्शन आपको दिया जा रहा है, आप ये वाला चाहें तो ये कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, हमको ऐड करना है, तो राइट एन एसक्यूएल कमांड्स टू मेक द कॉलम MID द प्राइमरी की ऑफ एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेबल। टेबल तो हमने पहले ही बना रखी है, अब हमको इसमें ऐड करना है। जैसे हमने यहाँ पर क्या लिखा था, ड्रॉप करा था, हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा, ऐड करना है। लेकिन हमको ये बताना पड़ेगा कि कौन से कॉलम को प्राइमरी बनाना है, इसलिए हमको यहाँ मेंशन करना पड़ रहा था। ड्रॉप में हमको बताने की जरूरत नहीं है, जहां भी प्राइमरी की है उसको आप रिमूव कर दीजिए, ठीक है। तो या तो ये या फिर ये, दोनों में से आपको जो अच्छा लगे आप वो चूज कर सकते हैं। इसी टाइप से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 के बाद हम पहुंचेंगे 28 पे। 28 जो है वो आपको कह रहा है कि आप स्टार टोपोलॉजी का एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज बताएं। तो दोस्तों स्टार टोपोलॉजी क्या होती है, एक सेंट्रल डिवाइस होता है और सारे के सारे कंप्यूटर उसी से जुड़ते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया था, जैसे हब या स्विच को आप यूज कर सकते हैं। तो इसका एडवांटेज क्या है कि आप यहाँ पर नए कंप्यूटर को बहुत इजीली जोड़ सकते हैं। इस नेटवर्क को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप एडवांटेज है ये आपके लिए, नेटवर्क एक्सटेंशन जो है वो बहुत इजी है। और डिसएडवांटेज की बात करें, अगर हमारा ये स्विच या हब अगर खराब हो गया, फेलियर ऑफ स्विच और हब अगर हो गया, तो दोस्तों हमारा पूरा का पूरा नेटवर्क ठप हो जाएगा, हमारा नेटवर्क फेलियर में आ जाएगा, ठीक है। तो एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज आपका समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपके पास SMTP। SMTP की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है और इसका यूज क्या है। तो मैंने आपको भी बोला था, अभी मैंने जब बता रहा था आपको अलग अलग टाइप के प्रोटोकॉल, SMTP की फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ये क्यों यूज में आता है दोस्तों, ईमेल को भेजने के लिए। मैंने आपसे कहा था कि जब आप अपने कंप्यूटर से अपनी ईमेल को भेजते हैं, ठीक है, तब तो क्या काम आता है, SMTP। और ये SMTP लेकर के जाता है आपकी ईमेल को सर्वर पे, और अगर आप सर्वर से वो ईमेल लेकर के आना चाह रहे हैं, ठीक है, तो काम क्या करता है POP3, और वो ईमेल आपके कंप्यूटर पे आती है। भेजने के लिए क्या है दोस्तों, SMTP, और वापस लेने के लिए क्या है आपके पास, POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमने यहाँ सेक्शन A और सेक्शन B दोनों डिस्कस कर लिए हैं।
अब बारी आने वाली है दोस्तों हमारे पास सेक्शन सी को लेकर के। तो ए और बी सेक्शन में अगर आपको कहीं कोई डाउट है तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप। और दोस्तों अगर ये वीडियोस पसंद आ रहे तो लाइक जरूर आप कीजिए। आपके पॉजिटिव कमेंट दोस्तों मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं, हमारी पूरी टीम मोटिवेट होती है जब आप कोई कमेंट करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लेंदी होगा, इसके बाद और अब हमारा सेक्शन सी है, उसके बाद डी है, उसके बाद ई है। तो दोस्तों 3 सेक्शन अगर मैं और लूंगा तो वीडियो हमारा थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो इसलिए अभी हम लोग ए प्लस बी सेक्शन को देख चुके हैं, सी डी और ई को हम लोग अपने अगले वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं इतना ही लेता हूं। क्लास 12 कंप्यूटर साइंस का जो पार्ट अब हमारा बचने वाला है, सेक्शन सी डी और ई, ये मैं लेकर के आता हूं आपके लिए अगले वीडियो में। तो मिलते हैं दोस्तों हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।